हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रिज़ल्ट पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के एक चैप्टर जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक हीटिंग एंड कूलिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मॉड्यूल नंबर 4 है। ये इनके द्वारा लिखा गया नोट्स हैं, इनके द्वारा लिखे गए नोट्स हैं। डॉक्टर रामसराय प्रसाद जी हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कॉलेज से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। तो साथियों, आज हम इसकी बात करेंगे एटमॉस्फेरिक हीटिंग एंड कूलिंग। एटमॉस्फेयर में कैसे हीटिंग होती है और कैसे कूलिंग होती है साथियों। तो बने रहिए आप हमारे साथ सरकारी रिज़ल्ट पर। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं हम एटमॉस्फेरिक हीटिंग एंड कूलिंग चैप्टर की। जैसा कि आप देख पाएंगे, इधर आपका इंट्रोडक्शन है। बाकी हमें इंट्रोडक्शन की इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये सारा इंट्रोडक्शन हम जब फुल चैप्टर की स्टडी कर पाते हैं तो सब कुछ सारा कुछ हम वहाँ पर सीख लेते हैं। तो साथियों, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं हमें इंट्रोडक्शन की। नॉर्मल बात है कि एनवायरनमेंट में हीटिंग और कूलिंग किस तरीके से होगी, वो सारी प्रोसीजर हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम देख पाएंगे कि इस मॉड्यूल को स्टडी करने के बाद हम किसके लिए एबल हो जाएंगे। हम हीट के सोर्स बता सकेंगे, अर्थ के और इसके एटमॉस्फेयर के। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक्सप्लेन द टर्म्स रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। हम इन टर्म्स को भी डिफाइन कर पाएंगे। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ लेटेंट हीट्स एंड देयर रिलीज। हम लेटेंट हीट और उसके रिलीज प्रोसेस को समझेंगे। इलाबोरेट अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सरप्लस एंड डेफिसिट, इनको भी समझेंगे। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैप्स रेट्स। लैप्स रेट्स के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे, कितने टाइप हैं लैप्स रेट के। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीटिंग एंड कूलिंग एटमॉस्फेयर। तो साथियों, हम इनके बारे में समझने वाले हैं। अब पहले हमें यह समझना होगा कि हीट का सोर्स है क्या। साथियों, हमें हीट का सोर्स पता करना पड़ेगा कि क्या है। चलिए इसको यहाँ कर देते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा है द सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ and for earth's atmosphere is almost completely governed by the energy received from the sun. Little heat reaches to the surface and atmosphere by earth's cooling, hot springs and volcanic eruptions. Volcanic eruptions is confined to certain belts, pockets on the globe. Primarily, these sources are very meager, keeping the size of wall of the earth as well as huge mass of surrounding atmosphere. It is the solar energy which is responsible for the distribution of heat energy all over the globe. The distribution of this energy is again affected by numerous factors. Those factors will be dealt later in this module. इन सभी फैक्टर्स के बारे में जिनसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सभी फैक्टर्स को हम इस मॉड्यूल में स्टडी करने वाले हैं। यानी कि 4th मॉड्यूल जो चल रहा है यहाँ पर। तो साथियों, ये था सोर्स हीट का सोर्स क्या था। चलिए, आप क्वेश्चन का आंसर देंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो आप आंसर शॉर्ट फॉर्म में क्या देंगे, हीट का अर्थ पे एंड फॉर अर्थ एटमॉस्फेयर किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, सन के द्वारा। यही फिलहाल हम मानकर चलेंगे कि हीट का सोर्स है। तो साथियों, ये बात हमें क्लियर हो गई होगी। अब हम हीटिंग और कूलिंग की मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ परफॉर्म्ड बाय दीज प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेस क्या होगा, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा सॉलिड रेडिएशन का बाय एटमॉस्फेयर। देखिए, ये है सपोज दैट, ये आपका इधर सपोज दैट मैं अभी आपको एक फिगर के रूप में बनाता हूँ। ये सन है, सन से क्या आएंगी, सन से रेज आएंगी। सन से आने वाली जो रेज हैं वो जो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर आपको पता है लेयर्स में बटा हुआ है। उसकी स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो साथियों, यहाँ पर क्या होगा,
रेडिएशंस आएंगी सन से, और पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा, ना कि सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा सोलर रेडिएशन का एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल ये इस वर्ड को, इस टर्मिनोलॉजी को हमें समझने की आवश्यकता है। पार्शियल एब्जॉर्प्शन, पार्शियल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आधा अधूरा एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि कुछ एक रेज आएंगी वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी और कुछ एक रेज होंगी जो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो सेकंड है साथियों कंडक्शन, दूसरी प्रोसेस होगी कंडक्शन। फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, कन्वेक्शन होगा, एडवेक्शन होगा। उसके बाद लेटेंट हीट का कंडेंसेशन होगा। फिर एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेशन ऑफ द एयर। ये फाइनल प्रोसेस, ये फाइनल स्टेप होगा प्रोसेस का। और साथियों ये मैकेनिज्म था, इस मैकेनिज्म को हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप इज दैट पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है साथियों, हम अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मैं इसको डॉट कर लेता हूँ। हाँ ओके, हो गया। इट इज सेटेड बाय मी। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट सोलर रेडिएशन का पार्शियल एब्जॉर्प्शन। कैसे होगा? द सोलर रेडिएशंस आर कमिंग टू द अर्थ सरफेस डायरेक्टली फ्रॉम द सन। सन से डायरेक्टली आ रही हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। किस फॉर्म में आ रही हैं? ये साथियों ध्यान रखना, जो डायरेक्ट आ रही हैं ये एटमॉस्फेयर पर, एटमॉस्फेयर तक कैसे आ रही हैं? किस फॉर्म में? शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में। दे आर सो एनर्जाइज्ड दैट एटमॉस्फेरिक गैसेज आर अनेबल टू ट्रैप दैम। ओके, दे आर सो एनर्जाइज्ड, ये इतनी एनर्जाइज्ड हैं कि एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं इनको ट्रैप नहीं कर पाती हैं भाइयों। But the presence of some dust particles and water vapor in the lower level of troposphere are capable of holding some energy directly coming from the sun। ये कह रहा है कि लेकिन डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस में और वाटर वेपर की प्रेजेंस में, कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर की पर्टिकुलरली बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर में भी ये बात कर रहे हैं भैया। ट्रोपोस्फेयर में जो लोअर लेवल है ट्रोपोस्फेयर का, वहाँ पर क्या बात कर रहा है? वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होता है। इनकी प्रेजेंस के कारण ये एनर्जी को होल्ड रखने के लिए कैपेबल होते हैं। एनर्जी को होल्ड रखने के लिए कैपेबल क्यों होते हैं? एनर्जी को होल्ड रखने के लिए कैपेबल इसीलिए होते हैं साथियों क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के लोअर लेवल में क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। और जैसे डस्ट पार्टिकल होंगे इस वजह से एनर्जी को होल्ड रखा जा सकेगा जो कि सन से डायरेक्टली आ रही है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि ट्रोपोस्फेयर में एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सेपरेटली इस टॉपिक को बता दूँगा। आगे बोल रहे हैं, इसी टॉपिक में लिखा हुआ है अबाउट 20% ऑफ टोटल इनकमिंग सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स एंड वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। ये बोल रहे हैं सब 20% जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है टोटल की, वो डस्ट पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और वो वेपर के द्वारा, दोनों कुल मिलाकर, यानी कि कुल मिलाकर 20% टोटल एनर्जी है उसका 20% ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं एटमॉस्फेयर में। Approximately half of the total absorbed energy is done so within 2 kilometer of the height from the earth surface। आदि किसकी? टोटल जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, टोटल इनकमिंग की नहीं, अब यहाँ पर आपकी एब्जॉर्ब एनर्जी की आदि बोल रहा है साहब। ये साहब एब्जॉर्ब एनर्जी की आदि बोल रहा है। देखिए मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको। जैसे सोलर एनर्जी आई सन से, सन है, सपोज दैट ये सन है, सन से डायरेक्ट ये रेज आ रही हैं एटमॉस्फेयर पर, तो टोटल का 20% जो ये ट्रोपोस्फेयर के लोअर लेवल तक, जैसे ये सन की रेज इस तरीके से पहुंचती हैं इस साइड में जैसे, तो ये इसका 20% है साथियों, वो एब्जॉर्ब किया जाता है। केवल टोटल सोलर एनर्जी का 20% एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाकी सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा भैया, इतनी एनर्जी केवल डस्ट पार्टिकल और वेपर ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे जो कि ट्रोपोस्फियर के लोअर लेवल में हैं। तो इस 20% का हाफ, इस 20% का हाफ, कौन सी 20% जो एब्जॉर्ब की जा सकती है?
एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई है इज डन सो विद इन 2 किलोमीटर ऑफ द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये कहाँ तक रहेगी, इसका आधा कहाँ तक फैल जाएगा, 2 किलोमीटर तक। कहाँ से, अर्थ सरफेस की, अर्थ की सरफेस की हाइट से, अर्थ सरफेस की हाइट से 2 किलोमीटर तक ये एब्जॉर्ब एनर्जी हाफ हो जाती है, आधी वहाँ तक चली जाती है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इट इज़ दिस लेयर वेयर द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, फायर सूट्स, स्मोक्स एंड वाटर वेपर are available in large quantities. However, the quantity of these particles decreases sharply and increasing height. ये बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट और रीजनेबल लाइन यहाँ पर लिखी है साथियों। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ओके, अब चलते हैं। क्या बोल रहे हैं साथियों, ये ऐसी लेयर है जहाँ डस्ट पार्टिकल का अमाउंट, फायर सूट्स का अमाउंट, फायर सूट्स समझ रहे हैं आप, फायर सूट्स, स्मोक्स, जो पॉल्यूशन से जो रिलीज़ होते हैं उन्हें स्मोक और फायर सूट्स को उन्हीं में इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि यार धुआं, अगर लोकल लैंग्वेज में बोलें तो ऊपर जाता है जो धुआं, और जो वाटर वेपर्स हैं वो बड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इनकी प्रेजेंस में ही क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ दिस पार्टिकल्स डिक्रीजेस शार्पली। ये कहता है ये जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं, इंक्रीजिंग हाइट पर जैसे जैसे चलते जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, इनकी जो क्वांटिटी है, किनकी क्वांटिटी की बात कर रहा है साथियों, मैं एरो बनाकर आपको आराम से समझाऊंगा। ये जो क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी की बात कर रहा है, ये वाटर वेपर की, ये फायर सूट्स की, ये स्मोक्स की बात कर रहा है। इनकी क्वांटिटी इंक्रीजिंग हाइट के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाती है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी कम अब्जॉर्ब होती जाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द पैचेज ऑफ द क्लाउड्स आर देयर बिटवीन यू एंड द सन। आपने देखा होगा कि क्लाउड्स के पैचेस और सन के बीच में क्या चलता रहता है डे टाइम में। यू फील कूल इवन व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। जब टेम्परेचर हाई होता है तब भी आप कूल फील करते हैं। इट इज़ सो बिकॉज द कंसनट्रेटेड वाटर वेपर, कंसनट्रेटेड वाटर वेपर का मतलब क्लाउड, जो कंडेंसेशन हो जाता है वाटर वेपर का, तभी क्लाउड बनते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी हम ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो साथियों कंसनट्रेटेड वेपर की वजह से ये क्या करते हैं, एक्ट एज एन इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन बाय होल्डिंग सम पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी। इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन यानी ऑब्स्टेकल का काम करेंगे। कैसे, कुछ पार्ट एनर्जी का सन और अर्थ के बीच में रह जाएगा, क्योंकि ये क्लाउड्स होते हैं। इन दिस प्रोसेस, इनमें क्या होगी फिर, इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस द एयर इज हीटेड वेयर इट कंटेन्स वेपर। इस प्रोसेस में क्या होगा, एयर हीट हो गई, एयर गर्म हो जाएगी। वेयर इट कंटेन्स वेपर, जहाँ पर ये इस एयर में वेपर होंगे वो गर्म हो जाएगी। डस्ट पार्टिकल होंगे या फायर सूट्स होंगे, क्यों, क्योंकि इनमें होल्डिंग कैपेसिटी होती है एनर्जी की। बट द हीटिंग ऑफ एयर ओवर सर्टेन हाइट थ्रू दीज ऑब्स्ट्रक्शंस नॉट इंक्रीज द सरफेस टेम्परेचर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। लेकिन एयर की हीटिंग है कुछ निश्चित हाइट के बाद में, उसके ओवर चलने पर ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इंक्रीज़ नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। कहाँ का, उस पर्टिकुलर रीजन का। किस पर्टिकुलर रीजन का, कुछ सर्टेन हाइट के ऊपर जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो इंक्रीज़ नहीं करता है सरफेस टेम्परेचर को। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। सिंस दीज एरियाज आर रिसीविंग रिलेटिवली लेस एनर्जी ऑन द सरफेस, जब से ये रिलेटिवली कम एनर्जी को सरफेस पे रिसीव कर रहे हैं, द सरफेस इज कूल एज अदरवाइज इट वुड हैव बीन। सरफेस कूल रहेगा अगर ऐसा होगा तो।
हैज़ अदरवाइज इट वुड हैव बीन, अगर ऐसा किया जाएगा तो आप देखिएगा कुछ इस लहजे में समझिएगा। सिंस दीज एरियाज आर रिसीविंग रिलेटिवली लेस एनर्जी, ये एरियाज़ कौन से एरियाज़ की बात कर रहा है पर्टिकुलरली, वो रीजन साहब, जैसे ये रीजन में क्या है आपका, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पर स्मोकिंग है या फायर सूट है, समझे आप लोग। इसके ऊपर जाने पर जो ये रीज़न आएगा ना साथियों, ये रीज़न पर्टिकुलरली इस रीज़न की बात कर रहा है, ये एरिया की बात कर रहा है, ये कम एनर्जी को एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, सरफेस पर कम एनर्जी को एब्जॉर्व कर पा रहा है ये एरिया। अब देखिएगा, मैं अब इस एरिया को दूसरे कलर में अगर मैं बात करता हूँ तो सपोज दैट मैं ग्रीन कलर ले लिया मैं इस एरिया को यहाँ से कर रहा हूँ, ये एरिया जो साथियों, जो ये एरिया मैंने कवर कर लिया ना, ये एरिया क्या करेगा साहब, ये एरिया कम एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल फायर सूट नहीं है। और नहीं होने का मतलब यही है कि यहाँ पर एनर्जी को बाउंड करने की इस एरिया के पास कैपेसिटी ही नहीं है। और जब ये कैपेसिटी नहीं है, जब साथियों कैपेसिटी ही नहीं है तो एनर्जी बाउंड कैसे हो पाएगी। जब एनर्जी बाउंड नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा, तो आप फिर देख सकते हैं कि ये एरिया कूल हो जाएगा। अदरवाइज इट वुड हैव बीन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मोर क्लाउड कवर इज इक्वेटोरियल रीजन्स, क्योंकि ज़्यादा क्लाउड होते हैं कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन पर। क्यों होंगे भैया इक्वेटोरियल रीजन पर, ये भी हम पहले क्लियर करवा चुके हैं इस बात को भी। रिलेटिवली लेस एनर्जी इज़ रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस, कम एनर्जी क्या होगी, रिसीव की जाएगी। ऑन द अदर हैंड द स्काई इज़ क्लियर ओवर सब ट्रॉपिकल बेल्ट पर क्या होगा, स्काई क्लियर होगा, हैंस द एनर्जी इज रिसीव्ड इन द सरफेस एरियाज ऑफ दिस बेल्ट्स इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव की जाएगी इस एरिया पर, वो इन बेल्ट्स पर वो थोड़ी ज़्यादा होगी साथियों। इसका कारण आप समझ चुके होंगे, हमने पहले भी समझाया इस चीज़ को। ज़्यादा देखिएगा, आप स्टार्टिंग में अगर नहीं समझ पाए हैं एनर्जी का जो ये हीटिंग प्रोसेस है, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम दोबारा से समझा देंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपके लिए ये सब कुछ है, इस चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया गया है साथियों, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप निसंकोच होकर बताइएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कई बार टंग स्लिप हो जाए, लेकिन साथियों गारंटी करता हूँ मैं कभी कॉन्सेप्ट स्लिप नहीं करूँगा। तो चलिए ये मैं आपको बिल्कुल अब बता देता हूँ, अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये सब साथियों, ये इक्वेटोरियल रीजन है हमारे, जो एक इमेजनरी लाइन होती हैं, ये आप हिंदी में अगर हैं तो अक्षांश देशांतर आपने पढ़ा होगा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में आप जानते ही होंगे। ये सब इमेजनरी लाइंस होती हैं, यहाँ पर ये नॉर्थ साइड बोलते हैं, ये साउथ साइड होती है। तो साथियों यहाँ पर जो होता है ना, ये जो लाइन होती है, यहाँ पर सन का जो फोकस होता है वो डायरेक्टली 90 डिग्री पे पड़ता है परपेंडिकुलरली। यहाँ पर रेज होती हैं, वो टकराती हैं साथियों। अब रेज के टकराने के कारण क्या होगा, यहाँ की जो हवा है, जो ये इक्वेटोरियल रीजन की हवा है, वो ऊपर उठेगी, वाटर वेपर ऊपर उठेंगे, यहाँ पर बादल बनेंगे तो क्या होगा, बादल बनने के कारण ये अब इस प्रोसेस को आपके इधर इस नोट्स में इन्होंने प्रोफेसर साहब ने समझाया है। बिकॉज ऑफ मोर क्लाउड कवर इन इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पर ज़्यादा क्लाउड बनेगा इक्वेटोरियल रीजन पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा, डायरेक्ट लाइट पड़ेगी सन की लाइट से क्या होगा, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, ऊपर जाकर क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाएगी, वाटर वेपर्स की, क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी इक्वेटोरियल रीजन में, जिससे क्या होगा, रिलेटिवली लेस एनर्जी इज रिसीव्ड, इनमें क्या होगा, कम एनर्जी यहाँ पर रिसीव की जाएगी। एनर्जी साथियों, एनर्जी की बात अलग है, ट्रैपिंग यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग हो गई है ना, यहाँ पर एनर्जी कम रिसीव कर पाएंगे अर्थ सरफेस पर। ये जो अर्थ सरफेस है कम एनर्जी आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ट्रैप हो गई है इन दिस रीजन्स। ऑन द अदर हैंड द स्काई इज़ क्लियर और सब ट्रॉपिकल बेल्ट। अब यहाँ पर बढ़ते हैं तो आपका, और यहाँ पर नीचे आता है तो सब ट्रॉपिकल रीजन आता है। सब ट्रॉपिकल बेल्ट पर क्या होगा साथियों, कम प्रकाश पड़ेगा, जैसे जैसे लाइट कम पड़ेगा वहाँ पर जो बादल हैं वो कम बनेंगे, डस्ट पार्टिकल कंडेंसेशन कम होगा, तो कम होने के कारण वहाँ एनर्जी डायरेक्ट वहाँ पर आ पाएगी, सरफेस पर डायरेक्ट आ पाएगी,
एनर्जी डायरेक्ट आ पाएगी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डायरेक्ट नहीं आ पाएगी क्योंकि बादल की स्पॉट हो जाती है साथियों, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। हैंस द एनर्जी रिसीव्ड इन द सरफेस एरियाज ऑफ दिस बेल्ट क्वाइट हाइट। ऐसे एरियाज जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट के होते हैं उनमें हाई होता है, क्या होता है, हाई एनर्जी रिसीविंग सिस्टम होता है, वो हाई बन जाता है सरफेस एरियाज़ पर। तो साथियों शायद ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। प्रोसेस का पहला स्टेप ये समझ में आया होगा जो कि पार्शियल एब्जॉर्प्शन था, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर। यहाँ पर एटमॉस्फेयर पर पार्शियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है सोलर रेडिएशन का। अब साथियों नेक्स्ट स्टेप की पढ़ाई हम आगे करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथियों। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।